हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम टोटली डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पर हम फोकस करेंगे। एक अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल एफ ऑफ एक्स। यहाँ y किसका फंक्शन है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखिए y यदि x का फंक्शन होता है तो इस कंडीशन में y जो होगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यदि हम बात करें x की तो इस कंडीशन में x क्या कहलाएगा? ये इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर, और ये क्या होगा? स्वतंत्र चर। और देखिए आश्रित चर को हम परतंत्र चर भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम बात करें स्वतंत्र चर और परतंत्र चरों की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो देखिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। y यदि x का फंक्शन है तो इस कंडीशन में x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, और y क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं y किस पे डिपेंड है? x पे, इसलिए क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए यदि हम एक एग्जाम्पल और लें, सपोज कीजिए z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो देखिए यहाँ पर z यदि x और y का फंक्शन है तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? यहाँ पर x और y ये दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। और ये जो z है ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट, आश्रित। तो देखिए इस कंडीशन में दो स्वतंत्र चर होंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, एक x और एक y। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z। तो देखिए यहाँ पर हम इस कंडीशन में क्या करते हैं? जब ये वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं। स्वतंत्र चर और आश्रित चरों के कंसेप्ट पे एक बात ही ध्यान रखनी है आपको कि ये कंडीशन जब आ जाती है तो इस कंडीशन में हम कौन सा डिफरेंशिएशन यूज करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, साधारण अवकलन हम यूज करते हैं। और देखिए जब ये वाली कंडीशन होती है, जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन का यूज करते हैं। तो देखिए इस तरह से कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम ये चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक हम फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस फंक्शन में y क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। और देखिए यदि हम एक फंक्शन इस तरह से लें z इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये z जो है ये तो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स वाई क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के कंसेप्ट में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम सीधे चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पर। देखिए जनरली हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन की यदि हम बात करें तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स, पैरामीटर और कांस्टेंट आपस में क्या है? इक्वल साइन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह होता है वो क्या हो जाती है? इक्वेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन की। वैसे देखिए आपने डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस देखी है, जैसे हम बीज गणितीय एल्जेब्रिक यदि हम इक्वेशन की बात करें तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में देखिए जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 4, 5x प्लस 3z प्लस 4 इक्वल 0। तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसके अलावा आपने टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखी जिसमें टिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाती है टिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जैसे साइन x प्लस कोस x इक्वल 1 और साइन x इक्वल कोस 2x। तो ये सब टिग्नोमेट्री इक्वेशन है। लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते हैं? कुछ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और साथ में कुछ डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को हम किस तरह से यहाँ पर डिफाइन करेंगे।
वह समीकरण जिसमें एक या अधिक स्वतंत्र चर परतंत्र चर तथा इनके अवकलज विद्यमान होते हैं, अवकल समीकरण कहलाती है। तो देखिए अवकल समीकरण की सिंपल सी डेफिनेशन है। अवकल समीकरण ऐसी समीकरण होती है जिसमें क्या आ जाते हैं, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स परतंत्र चर, और साथ में इनके अवकलज यानी डेरिवेटिव्स। तो देखिए डेरिवेटिव्स किनके होते हैं यहाँ पर, स्वतंत्र चर और परतंत्र चरों के। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की जो इक्वेशन है उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, y बराबर एफ ऑफ एक्स के रेफरेंस में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल 0, ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और y भी है, और इनके ये डेरिवेटिव्स भी हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जब किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स प्रयुक्त होते हैं तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्वतंत्र चरों के अनुसार यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही स्वतंत्र चर है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए यदि स्वतंत्र चरों की संख्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 1 से ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में वह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है साधारण अवकल समीकरण और साधारण अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए साधारण अवकल समीकरण की हम बात करें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो देखिए इसमें क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देंगे, वह अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। और देखिए यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वो भी साधारण अवकल समीकरण थी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। तो देखिए ये भी एक साधारण अवकल समीकरण है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे आंशिक अवकल समीकरण की। तो देखिए आंशिक अवकल समीकरण की क्या परिभाषा होती है, वह अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं
क्या कहलाती है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो देखिए, इससे पहले हमने साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा को देखा था। तो साधारण अवकल समीकरण में तो एक ही स्वतंत्र चर होता है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और देखिए यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर होते हैं। और जब एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, del टू जेड अपॉन del एक्स स्क्वायर प्लस del जेड अपॉन del वाई प्लस 5xy इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ ये जो सिंबल है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ये पार्शियल डेरिवेटिव से हैं। और सिंपल डेरिवेटिव हम डी बाई डी एक्स लेते हैं, यहाँ डेल बाई डेल एक्स इस तरह से हम लेंगे। तो देखिए यह क्या है? यह आंशिक अवकल समीकरण है और ये आंशिक अवकलज के सिंबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो स्वतंत्र चर हैं, एक x है और दूसरा y है। तो देखिए यहाँ पर दो स्वतंत्र चर होने की वजह से ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि किसी अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर है तो उसे साधारण अवकल समीकरण कहेंगे। और एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर आ जाएं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंशिक अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पर आंशिक अवकल समीकरण और साधारण अवकल समीकरण में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो से हम साधारण अवकल समीकरण पर ही हम फोकस करेंगे, आंशिक अवकल समीकरण को हम बाद में लेंगे। और देखिए साधारण अवकल समीकरण जो होती है वो सामान्यतया दो प्रकार की होती है, एक रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी क्या होती है? अरेखिक अवकल समीकरण नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। a0 dny अपॉन dxn प्लस a1 dn-1y अपॉन dxn-1 प्लस an-1 dy बाई डी एक्स प्लस any इक्वल q। रूप की अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो देखिए इस रूप की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, वो क्या है? वह रेखिक अवकल समीकरण होती है। अब देखिए रेखिक अवकल समीकरण में कौन कौन सी टर्म होती है। इसमें देखिए जितने भी डेरिवेटिव हैं आप देख सकते हैं, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, n कोटि का अवकलज है, ये n-1 कोटि का अवकलज है, और यह 1 ऑर्डर का, और यह 0 ऑर्डर हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब डेरिवेटिव की कितनी घात है? इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, और इस अवकलज की भी क्या है? एक घात है। तो यदि अवकल समीकरण में सभी अवकलजों की एक ही घात होती है तो ऐसी अवकल समीकरण क्या होती है? रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन देखिए यहाँ a0 a1 an-1 ये सब क्या हैं? तो देखिए जहाँ a0 a1 a2 an और ये q सभी अचर हैं या स्वतंत्र चर x के फलन हैं। अब देखिए यहाँ पर इस डेरिवेटिव में यहाँ
जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो स्वतंत्र चर होता है। तो यहाँ स्वतंत्र चर क्या है x, और यहाँ पर आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है। यहाँ जितने भी ये a0, a1, a2, an और ये q जो भी हैं ये सब क्या हैं, ये सब स्वतंत्र चर x के फलन हैं या फिर कांस्टेंट है। a0, a1, a2 इन सभी में y नहीं आएगा, ये क्या हैं x के फलन है या फिर कांस्टेंट है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या विशेषता है, सभी अवकलजों पे कितनी घात होती है, एक घात। एक घात का मतलब होता है लीनियर और दो घात का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, लीनियर, रेखिक अवकल समीकरण। तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक अवकलज की कौन सी घात होनी चाहिए, 1। सभी अवकलजों की कितनी घात है यहाँ पर, 1 है। और देखिए यहाँ अवकलजों के साथ या तो कांस्टेंट आएगा या फिर x आएगा, क्योंकि ये सब क्या हैं, सभी या तो अचर हैं, सभी कांस्टेंट या फिर स्वतंत्र चर x के फलन हैं। तो देखिए यहाँ पर अवकलज के साथ y की कोई भी टर्म नहीं आ सकती और कोई भी दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है कि अवकलजों की घात क्या होती है, 1 होती है। दूसरी बात, अवकलजों के साथ y की टर्म नहीं आती, अवकलजों के साथ या तो कांस्टेंट आता है या फिर x की टर्म आती है। और तीसरी बात क्या है, दो डेरिवेटिव, दो अवकलज आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर सारे ही डेरिवेटिव स्वतंत्र हैं, एक डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो देखिए इसके हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल 5x। तो देखिए यहाँ पर सभी अवकलजों की एक घात है और यहाँ पर दो अवकलज आपस में मल्टीप्लाई नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। अब हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, dy/dx प्लस y स्क्वायर इक्वल 3x। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, वैसे देखिए यहाँ पर इसकी घात तो 1 है, लेकिन देखिए y की कितनी घात आ गई, यहाँ पर 2 घात आ गई। और y को हम क्या लेते हैं यहाँ पर, 0 ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पर y होता है 0 ऑर्डर डेरिवेटिव, dy/dx क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसी प्रकार ये n-1th डेरिवेटिव और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ जो 0 ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर कितनी पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है। और देखिए चाहे y हो या फिर y का अवकलज हो, सब पे क्या होता है, 1 पावर होती है, एक ही घात आती है। यदि एक से ज़्यादा घात आ जाए तो हम उसे कहेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, d2y/dx स्क्वायर प्लस y इक्वल dy/dx। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल यह रेखिक अवकल समीकरण है, ये नहीं है। और देखिए यदि हम बात करें इस इक्वेशन की, dy/dx इंटू वाई प्लस 5 d2y/dx स्क्वायर इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, नॉट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इस डेरिवेटिव के साथ क्या आ रहा है, y आ रहा है, और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ क्या आना चाहिए, a0, a1, a2 और an। और यहाँ पर ये सब क्या हैं, या तो कांस्टेंट है या फिर किसके फंक्शन हैं, x के फंक्शन। तो देखिए किसी भी डेरिवेटिव के साथ न तो y आना चाहिए ना कोई दूसरा डेरिवेटिव आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से होती है। और देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कंसेप्ट में ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही हमें उसे पहचानना ज़रूरी है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है।
रेखिक है या फिर अरेखिक है, यह तो आपको पता लगाना ही है। क्योंकि देखिए हम डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से निकलता है। लेकिन जब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है तो हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण में कौन सी रेखिक अवकल समीकरण है और कौन सी नहीं है, इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अवकल समीकरण का हल क्या होता है? स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चरों का ऐसा संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चरों का ऐसा संबंध जो दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। तो देखिए अवकल समीकरण के हल से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा रिलेशन जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो ऐसा रिलेशन क्या होगा? उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। सपोज कीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2i बाई dx स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डेरिवेटिव है इस डेरिवेटिव को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और देखिए डेरिवेटिव एलिमिनेट कब होते हैं? जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव मिलते हैं। जैसे y बराबर 5 पे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स क्या है? ये डेरिवेटिव ही तो है। तो यहाँ पर देखिए जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें डेरिवेटिव्स मिलते हैं। और देखिए यदि हमें डेरिवेटिव्स को एलिमिनेट करना होता है तो वहाँ क्या किया जाता है? समाकलन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। तो देखिए इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? कांस्टेंट। और फिर एक बार फिर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो देखिए dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y, और इसका कितना हो जाएगा? cx, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक वो क्या हो जाएगा? b। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिलेशन हमें मिला है यह रिलेशन x और y का रिलेशन है। x क्या है यहाँ पर? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। तो देखिए यह स्वतंत्र चर और परतंत्र चरों का रिलेशन है और यही क्या है? यह इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और देखिए ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम y की जगह यहाँ cx प्लस बी रखें तो cx प्लस बी का डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो y इक्वल सी एक्स प्लस बी है यह इस अवकल समीकरण का क्या है? सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है? स्वतंत्र चर और परतंत्र चरों का ऐसा संबंध होता है जो दी गई अवकल समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं? अवकल समीकरण का हल सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा है विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और तीसरा क्या है? विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ तीनों प्रकार के हल क्या होते हैं। हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे व्यापक हल की परिभाषा। तो देखिए व्यापक हल की क्या परिभाषा होती है? अवकल समीकरण का वह हल
जिसमें उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर होते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वह ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के बराबर क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, स्वेच्छ अचर। अब देखिए ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर होते क्या हैं। जैसे हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वो इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, समाकलन स्थिरांक, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की, या हम डबल ऑर्डर की कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन लें, तो देखिए उसका सॉल्यूशन यदि हम निकालें तो हमें 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, यदि कोई डबल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें 2 बार तो समाकलन करना ही है। तो 2 बार समाकलन करेंगे तो वो डेरिवेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, और जब 2 बार समाकलन करेंगे तो कितने समाकलन स्थिरांक आएंगे, कितने इंटीग्रल कांस्टेंट आएंगे, 2। तो देखिए यहाँ पर वो जो 2 इंटीग्रल कांस्टेंट होंगे वही क्या होंगे, स्वेच्छ अचर। तो देखिए अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की जो संख्या होती है उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर होती है। तो देखिए यदि कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर हो जाए तो ऐसे हल को हम क्या कहेंगे, उस अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल की हेल्प से व्यापक हल को समझेंगे। अब देखिए इस व्यापक हल के बाद हम देखेंगे विशिष्ट हल की डेफिनेशन। अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। तो देखिए विशिष्ट हल से क्या तात्पर्य है, हम व्यापक हल की यदि हम बात करें तो व्यापक हल में अवकल समीकरण की कोटि के बराबर क्या होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं। अब उन स्वेच्छ अचरों को यदि हम कुछ विशिष्ट मान दें, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दें, तो फिर वह हल क्या हो जाएगा, वह विशिष्ट हल हो जाएगा। और देखिए यहाँ स्वेच्छ अचरों को जो भी विशिष्ट मान देते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं। तो देखिए विशिष्ट हल क्या है, व्यापक हल से ही निकलता है। हम व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों के स्थान पर क्या रख देते हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, तो उससे हमें क्या मिल जाता है, विशिष्ट हल मिल जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन की परिभाषा। अवकल समीकरण का वह हल जिसमें कोई भी स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता है, तथा यह व्यापक हल की विशेष स्थिति नहीं होती है। तो देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल की सिंपल सी डेफिनेशन है, विचित्र हल में कोई भी स्वेच्छ अचर विद्यमान नहीं होता। स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, इसमें 0 होती है। और देखिए यह व्यापक हल की विशेष स्थिति भी नहीं होती, यानी यह व्यापक हल से नहीं मिलता। लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल है, वह व्यापक हल की ही विशेष स्थिति होती है। व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही स्वेच्छ अचरों की संख्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या क्या होती है, 0 होती है।
तो देखिए फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, विशिष्ट हल और विचित्र हल, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है वह व्यापक हल का स्पेशल केस होता है, लेकिन ये व्यापक हल का स्पेशल केस नहीं होता। तो देखिए विशिष्ट हल और विचित्र हल की डेफिनेशन बेहद सिंपल है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों हलों की अगर हम बात करें, व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल, तो देखिए व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचर होते हैं? अवकल समीकरण की कोटि के बराबर। और विशिष्ट हल में स्वेच्छाचरों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह विशेष मान ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ से स्वेच्छाचर एलिमिनेट हो जाते हैं। और देखिए विचित्र हल में भी स्वेच्छाचरों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो देखिए इस तरह से किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र हल में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से व्यापक हल और विशिष्ट हल को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, d2y/dx² इक्वल 4x। अब देखिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, साधारण अवकल समीकरण है, और इस अवकल समीकरण का हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन करने पर ये क्या हो जाएगा, dy/dx, और ये कितना हो जाएगा 2x², और यहाँ समाकलन स्थिरांक क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और देखिए अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब हम उस अवकल समीकरण से सभी डेरिवेटिव्स एलिमिनेट करें। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑर्डर से हम कहाँ आ गए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। अब ये dy/dx भी हमें एलिमिनेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक बार और हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए फिर समाकलन करें तो dy/dx का समाकलन कितना हो जाएगा, y, और यहाँ x² का कितना हो जाएगा, x³ 2x³ और ax, और एक और समाकलन स्थिरांक b आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इसकी कोटि कितनी है, यह सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखिए इसके हल में कितने स्वेच्छाचर आए, 2, a और b। और सिंपल सी बात है, 2 कोटि की अवकल समीकरण है तो अवकलज को एलिमिनेट करने के लिए 2 बार समाकलन करना पड़ेगा, और 2 बार समाकलन होगा तो फिर वहाँ 2 स्वेच्छाचर हमें मिलेंगे, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, और यही है अवकल समीकरण का व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें मिल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम a की जगह 1 ले लें और b की जगह भी क्या ले लें, 1। तो देखिए यदि a बराबर 1 और b बराबर 1, हम और भी कुछ वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम a और b दोनों को यदि 1 लें तो फिर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2x³ प्लस x प्लस 1। अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को हमने कुछ विशेष मान दे दिए, हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर दी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यह पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या कहेंगे इसे, विशिष्ट हल। तो देखिए व्यापक हल और विशिष्ट हल में देखिए किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेहद सिंपल सा कंसेप्ट है। अवकल समीकरण का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन करने पर हमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलते हैं, और कितने मिलते हैं, जितनी उसकी कोटि होती है। यहाँ 2 कोटि की अवकल समीकरण है तो उसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचर मिले, हमें 2 स्वेच्छाचर मिले। तो हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण के व्यापक हल में उसकी कोटि के बराबर स्वेच्छाचर होते हैं। ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, हमने इन स्वेच्छाचरों को कुछ विशेष मान दे दिए हैं। तो देखिए यह हल किसमें
परिवर्तित हो जाएगा इसमें, और ये क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल। अब देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दी जाती है उस कंडीशन के आधार पर हम यहाँ पर ए और बी के मान निकालते हैं, और ए और बी के मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिल जाता है, विशिष्ट हल मिल जाता है। तो देखिए व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। अब आप बताइए विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, 0। इसमें एक भी स्वेच्छ अचर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम स्वेच्छ अचरों को विशेष मान दे देते हैं। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, यदि कभी इस तरह का क्वेश्चंस किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमने अवकल समीकरण से क्या किया, अवकल समीकरण का हल ज्ञात किया। अब यदि अवकल समीकरण का हल हमें दे दिया जाए और हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना पड़े, तो हम किस तरह से अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, हमें विशिष्ट हल नहीं दिया जाता, हमें व्यापक हल दिया जाता है। क्योंकि देखिए व्यापक हल को देखकर ही हम बता सकते हैं कि दी गई अवकल समीकरण कितने कोटि की है, और जब तक अवकल समीकरण की कोटि डिसाइड नहीं होगी हम अवकल समीकरण को ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ देखिए व्यापक हल को देखकर हम बता सकते हैं कि व्यापक हल में कितने स्वेच्छ अचर हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो फिर अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, और इसका 2 बार हम डिफ्रेंशिएशन करके वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अवकल समीकरण का समाकलन करने पर हमें अवकल समीकरण का क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, और उस दिए गए सॉल्यूशन से डिफ्रेंशिएशन करते करते हम उन स्वेच्छ अचरों को हटा दें, ए और बी को एलिमिनेट कर दें, तो हमें वापस क्या मिल जाती है, अवकल समीकरण मिल जाती है। तो देखिए अवकल समीकरण के हल से हम किस तरह से अवकल समीकरण जनरेट करें। तो देखिए यहाँ हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए अवकल समीकरण का हल क्या है, y = 2x³ प्लस ax प्लस b। तो देखिए हम क्वेश्चन किस तरह से मान के चलें, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसका सॉल्यूशन ये है। तो सॉल्यूशन हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वह पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करने को कहेगा, तो फिर आपको क्या दिया जाएगा, आपको व्यापक हल दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ इस हल से हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 स्वेच्छ अचर हैं, और जब 2 स्वेच्छ अचर हैं तो फिर अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल, और यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a, और b का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए यहाँ ये अवकल समीकरण आई है, लेकिन अभी हमें इस स्वेच्छ अचर को भी हटाना है। अवकल समीकरण का सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो स्वेच्छ अचर आ जाते हैं, और जब पुनः हम अवकल समीकरण तक पहुँचे तो स्वेच्छ अचर हट जाते हैं। तो देखिए स्वेच्छ अचर हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से यहाँ पर रिमूव करेंगे। एक बार फिर हम यहाँ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y/dx² इक्वल 4x और a का 0। तो देखिए ये हमने क्या प्राप्त कर ली है, यही फाइनल अवकल समीकरण है, और उसका हल क्या है, ये है। तो देखिए अवकल समीकरण के हल से जब हम अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उस अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या पर फोकस करते हैं। कितने स्वेच्छ अचर हैं, 2 स्वेच्छ अचर हैं। तो फिर 2 कोटि की अवकल समीकरण है, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके उन स्वेच्छ अचरों को हटाना है, उनको एलिमिनेट करना है। तो देखिए यहाँ तो डायरेक्टली 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर ही सारे के सारे स्वेच्छ अचर एलिमिनेट हो गए, और यही फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करते हैं, डिफरेंशिएशन कर करके। और कितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है,
जितनी अवकल समीकरण की कोटि होती है उतनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण के हल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पा सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को हमने समझा है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं और वापस उस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से पाते हैं। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हमने आज के इस वीडियो में देखे हैं। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड और भी नए नए हम कंसेप्ट देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे के कंसेप्ट देखने के लिए आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।